आगे बढ़ाते हैं और एस इनहिबिटर के एडवांटेज को जानेंगे सबसे पहले। अरे फैयाज, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, बार बार क्यों अनम्यूट करते हो खुद को? म्यूट पता नहीं शो कर रहा है। हाँ, तुम्हारा अभी भी ये तुम्हारे पास इतना हंगामा हो रहा है, कम से कम साइलेंट जगह पे चले जाओ अगर अनम्यूट हो रहा है बार बार तो सबसे पहला जो इसके एडवांटेज है कि ये हाइपर यूरेसिमिया काउज नहीं करता है, नंबर एक। दूसरी चीज, जो लिपिड प्रोफाइल होते हैं हमारे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, उसमें डिलेटेरियस इफेक्ट नहीं पाया जाता है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि पोस्ट मायोकार्डियल इंफाक्शन जो है सडन कार्डियक डेथ को बहुत प्रिवेंट करता है और बहुत हद तक प्रिवेंट करता है। इसलिए पोस्ट एमआई के केस में बहुत अच्छा, लेकिन प्राइमरी तौर पे प्रोफाइलैक्सिस के लिए कि हाँ हम अभी से एस इनहिबिटर देना शुरू कर दिए तो एमआई नहीं हो या फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी नहीं हो, उसमें बहुत अच्छा इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव है लेकिन बहुत अच्छा इफेक्टिव नहीं है। अब किस किस कंडीशन में यूज करेंगे? तो हाइपरटेंशन, जैसा कि पता ही है कि हाइपरटेंशन में फर्स्ट लाइन ड्रग के तौर पे यूज करेंगे। दूसरा ये है कि एसेंशियल हाइपरटेंशन में सबसे फर्स्ट लाइन के तौर पे मोनोथेरेपी के तौर पे यूज करेंगे, या फिर कॉम्बिनेशन थेरेपी में फर्स्ट लाइन के तौर पे यूज करेंगे। इसका कॉम्बिनेशन ड्रग के साथ हो सकता है, डायूरेटिक के साथ या बीटा ब्लॉकर के साथ। इसका डायूरेटिक के साथ या बीटा ब्लॉकर के साथ हो सकता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और एआरबीज के साथ इसका ये नहीं हो सकता है, नहीं बनाया जाता है। उसके पीछे वजह दूसरी है जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगा इसको जब कॉम्बिनेशन थेरेपी में आऊंगा। तो एसेंशियल हाइपरटेंशन में सिंगल और मोनो कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं, जो कि कॉम्बिनेशन में डायूरेटिक के तौर पे या फिर डायूरेटिक और बीटा ब्लॉकर ऐड किया जा सकता है। दूसरा इसका यूज है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में जो है इसका यूज करते हैं। इसके पीछे वजह ये होता है कि आर्टेरियल एंड वेनस दोनों को डायलेट करता है और इसकी वजह से प्रीलोड आफ्टर लोड रिड्यूस होता है और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हेल्प को ये करने में इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। इसके अलावा मायोकार्डियल इंफाक्शन के कंडीशन में, जब किसी को मायोकार्डियल इंफाक्शन हुआ है तो रिड्यूस करता है रिकरेंट मायोकार्डियल इंफाक्शन को एंड सडन कार्डियक डेथ को। प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे हाई कार्डियोवास्कुलर रिस्क सब्जेक्ट है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है एस इनहिबिटर का फर्स्ट लाइन ड्रग के तौर पे। और इवन के अगर कोई एसोसिएटेड हाइपरटेंशन या लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन नहीं भी है, वैसी कंडीशन में भी लो डोज में एस इनहिबिटर को ऐड किया जाता है। प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे हाई कार्डियोवास्कुलर रिस्क है इसको, तो इसलिए कि अगर इसको ऐड कर दिए तो इंडोथेलियल फंक्शन बेटर हो जाता है और जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह के चांसेस घट जाते हैं। इसके अलावा डायबिटिक नेफ्रोपैथी में यूज होता है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी में अगर आप देखेंगे तो ये इंड स्टेज रीनल डिजीज को डिले करता है। अब ये जो है कैसे आया इंड स्टेज, तो अगर हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी की बात करें तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी में सबसे पहले क्या होता है कि फर्स्ट स्टेज जो है इसका माइक्रो एल्बुमिनूरिया है। माइक्रो
अल्बुमिनोरिया है, सेकंड स्टेज है मैक्रो अल्बुमिनोरिया, सेकंड स्टेज है मैक्रो अल्बुमिनोरिया, एंड थर्ड स्टेज है इसका कंप्रोमाइज रीनल डिसफंक्शन, एंड लास्ट स्टेज है इंड स्टेज रीनल डिजीज। तो इंड स्टेज रीनल डिजीज में जाने को डिले करता है अगर माइक्रो अल्बुमिनोरिया या मैक्रो अल्बुमिनोरिया स्टेज में स्टार्ट कर दिया जाए तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी का ये बात है। वहीं नॉन डायबिटिक नेफ्रोपैथी में भी ये प्रोटीनूरिया को डिक्रीज करता है, जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हो गया या नेफ्राइटिक सिंड्रोम में हो गया। तो वैसी सूरत में ये जो है हेल्प करता है, प्रोटीनूरिया को डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से जो प्रेशर ग्रेडियंट है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का वो अल्टर होकर मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी जो है अल्टर हो जाती है। इसके अलावा स्क्लेरोडर्मा क्राइसिस, इसमें जो है बहुत ज्यादा बीपी जब हाई हो जाता है, जिसकी वजह से रीनल डिसफंक्शन हो जाता है, और एंजियोटेंसिन 2 जो कि एंजियोटेंसिन 2 से मेडिएटेड होता है। तो एस इनहिबिटर देके इसकी लाइफ को सेव किया जा सकता है, किडनी को बचाया जा सकता है, साथ ही बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है। अब आगे बात करते हैं, यहाँ हमारा हो गया एस इनहिबिटर। हाँ, उसमें एक चीज ध्यान रखना है, एस इनहिबिटर में लिख लीजिए कि एस इनहिबिटर हो या एआरबीज हो, नेफ्रोपैथी में बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन जब कभी भी अगर क्रिएट लेवल मोर देन 2 हो तो वैसी सूरत में कंट्राइंडिकेटेड है। क्रिएट लेवल जब मोर देन 2 हो वैसी सूरत में कंट्राइंडिकेटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एआरबीज यानी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स या एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट। इसमें जो आते हैं हमारे जो कॉमनेस्ट है वो है लोसार्टन, ओल्मीसार्टन, टेलमीसार्टन, वेल्सार्टन। वही लेस कॉमन जो है वो क्या है, कैंडीसार्टन एंड एबीसार्टन। इसके अलावा अभी लेटेस्ट में एजलसार्टन भी थोड़ा पॉपुलैरिटी हासिल कर रहा है ड्यू टू इसका टी हाफ लाइफ एजलसार्टन का सबसे ज्यादा है, इसीलिए इसका भी जो है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट सेम है एस इनहिबिटर के जैसे। अगर एस इनहिबिटर कंट्राइंडिकेटेड होता है वैसी सूरत में एआरबीज को सिलेक्ट करते हैं, या आज के डेट में फर्स्ट लाइन में एआरबीज को सिलेक्ट करते हैं, एस इनहिबिटर को कम सिलेक्ट करते हैं। तो चूंकि एस इनहिबिटर जो है कई सारे लोगों में ड्राई कफ काउज करता है, और खास तौर से जो सीओपीडी या अस्थमा का केस है उसमें तो और ज्यादा ड्राई कफ काउज करता है। इसलिए जबकि एआरबीज का ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए ज्यादा पॉपुलर हो गया है एआरबीज, लेकिन दोनों का इफेक्ट सेम है। इवन के अगर देखें तो कार्डियक डिसफंक्शन को, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन को इम्प्रूव करने में तो एस इनहिबिटर थोड़ा ज्यादा एआरबी से बेहतर ही है। ये भी जो है आर्टेरियल एंड वेनस दोनों डायलेशन प्रोवाइड करता है, अल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन को रोकता है, साथ ही ब्लड प्रेशर को घटाएगा, साल्ट वाटर रिटेंशन को रोकेगा। अब वही अगर देखें तो यहाँ पे कहाँ पे जो है इफेक्ट डिफरेंस है, वहां तो चूंकि एस इनहिबिटर की अगर हम बात करें तो एस इनहिबिटर में क्या हो रहा था कि एंजियोटेंसिन 2 ही नहीं बना, यानी तो फिर उसके रिसेप्टर पे काम कैसे करेगा। यहाँ तो एंजियोटेंसिन 2 है। दूसरी चीज क्या है कि वहां एस इनहिबिटर क्या हो रहा था कि ब्रैडिकाइनिन को भी इंक्रीज कर रहा था, लेकिन ये क्या करेगा कि एआरबी ब्रैडिकाइनिन के लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है, और ब्रैडिकाइनिन के लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है, इसलिए स्लाइटली हाइपरटेंशन का जो ये है वो
कम है, ARBs को फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट एजेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं, खास तौर से वो पेशेंट जिसमें जैसे कि डायबिटीज, हार्ट फेलियर और क्रोनिक किडनी डिजीज का है। लेकिन किडनी डिजीज में ये ध्यान रखना है इसका भी कि क्रिएट लेवल सीरम क्रिएटिनिन मोर देन 2 नहीं हो। इसमें जब हम देखेंगे तो वेलसार्टन, लोसार्टन, टेलमिसार्टन, ये 3 इसमें कॉमन ड्रग है। इसका अगर हम देखेंगे वेलसार्टन तो 40 से 80 mg तक रेंज में आता है। 40 mg, 80 mg, 160 mg एंड 320 mg में आता है। 40 mg, 80 mg, 160 एंड 320 mg में आता है। वहीं लोसार्टन जो है हमारा वो 25, 50, 100 के रेंज में आता है। एंड टेलमिसार्टन जो है 20, 40 mg के 20, 40 एंड 80 के रेंज में आता है। एंड एजिलसार्टन जो है वो 40 एंड 80 के रेंज में आता है, स्ट्रेंथ में आता है। एंड ओल्मिसार्टन जो है वो भी 20, 40 एंड 80 के रेंज में आता है। इसका डोज की बात करें तो वेलसार्टन जो है हमारा 80 to 320 mg तक डोज होता है, 80 से 320 mg तक डोज होता है। वहीं लोसार्टन जो है हमारा 25 से 100 mg तक डोज होता है। लोसार्टन 25 से 100 mg तक डोज होता है। टेलमिसार्टन जो है वो 20 से 80 mg तक डोज होता है। ओल्मिसार्टन जो है ये भी 20 से 80 mg तक डोज होता है। एजिलसार्टन जो है वो 40 से 80 mg तक डोज होता है। अगर बात करें वेलसार्टन की तो वेलसार्टन जो है डेली और ट्वाइस दे सकते हैं। मेरे ख्याल से ये बताया था ना। हेलो हेलो, यस सर। ये बता रखा हूँ ना। यस सर। है अब इतना तक बता दिया। तो ओरली वंस और ट्वाइस दे सकते हैं। लोसार्टन भी वंस और ट्वाइस दे सकते हैं। टेलमिसार्टन जो है ओडी ही देना है। ओल्मिसार्टन भी वंस और ट्वाइस दे सकते हैं। एजिलसार्टन भी ओडी ही देना है। टेलमिसार्टन सबसे ज्यादा पॉपुलर इसी वजह से है कि इसका टी हाफ लाइफ सबसे ज्यादा है। और उसी तरह एजिलसार्टन भी टी हाफ लाइफ सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट जो ड्रग होती है डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर। डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर की बात करें अगर हम तो डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर में जो हमें ड्रग मिलता है वो एलिस्क्रीन। एलिस्क्रीन जो है रूटीनली तो नहीं प्रिस्क्राइब किया जाता है, लेकिन एस इनहिबिटर और ARBs के साथ भी इसको नहीं ये किया जाता। ये अमूमन डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर जो है ये एस इनहिबिटर और ARB से भी पहले काम करता है, यानी डायरेक्ट रेनिन को सिक्रीशन को इनहिबिट कर देता है। रेनिन जो है हमारा आप लोग को याद होगा तो मैंने बताया था कि 3 तरह से सिक्रीट होता है। 3 तरह से सिक्रीट होता है रेनिन। कौन कौन से किस किस तरह से सिक्रीट होता है, कोई बता सकता है? हेलो हेलो हेलो। अरे अगर नहीं पता है तब बता दो, जबकि मैंने बता रखा है रेनिन किस किस तरह से सिक्रीट होता है। जब ये बताया था रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। जुक्स्टाग्लैंडुलर सेल से सिक्रीट होता है। रेनिन जो है हमारा 3 तरह से सिक्रीट होता है 2 लोकल और 1 सेंट्रल। 2 लोकल से मुराद ये है कि 2 किडनी पर से उसका स्टिमुलेशन मिलता है और 1 सेंटर से इसका स्टिमुलेशन मिलता है। पहला किडनी से स्टिमुलेशन कैसे मिलता है? पहला जब किडनी से स्टिमुलेशन मिलता है जो बैरो रिसेप्टर है, एफरेंट आर्टेरियोल के पास जो बैरो रिसेप्टर है, ये प्रेशर सेंसिंग डिवाइस के तौर पे काम करता है। और जैसे ही कभी प्रेशर लो होता है, प्रेशर लो होने के नतीजे में वहां से पॉल्किंसन सेल से
पोल्किंसन सेल पाया जाता है। आप लोग को याद होगा मैंने बताया था पोल्किंसन सेल, तो पोल्किंसन सेल से रेनिन डायरेक्ट सिक्रीट होने लगता है। जैसे ही प्रेशर लो होता है पोल्किंसन सेल जो है प्रेशर सेंसिंग डिवाइस के तौर पे काम करता है और रेनिन सिक्रीट होने लगता है। दूसरा जो है ये सोडियम सेंसिंग डिवाइस के तौर पे काम करता है, जो कि हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे एक ये पाया जाता है, एक सेंसर पाया जाता है जिसको सोडियम सेंसिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं और मैक्यूला डेंसा के नाम से भी जानते हैं। तो मैक्यूला डेंसा जो है ये पॉल्किंसन सेल से अटैच होता है। इसको जब दोनों अटैच होता है इसके जरिए कनेक्टिव टिश्यू के जरिए, और ये पूरा मिलके यानी कि पॉल्किंसन सेल और मैक्यूला डेंसा कनेक्टिव टिश्यू ये पूरा मिलके एक एपरेटस बनाता है जिसको JGA कहते हैं, जस्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस, जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस कहते हैं। तो दूसरा जब सोडियम कम होता है, लो प्रेशर होने की वजह से सोडियम कम हो जाता है, तो सोडियम कम जब सेंस करता है मैक्यूला डेंसा, तो ये पॉल्किंसन सेल से अटैच है। पॉल्किंसन सेल को स्टिमुलेशन देता है कि भाई मेरे पास सोडियम कम आ रहा है, आप जो है सोडियम लेने के लिए और वॉल्यूम मंगवाओ। तो वैसी सूरत में रेनिन फर्दर सेक्रेट होता है। तो दो लोकल सेक्रेशन मिल गया। अब तीसरा जो है हमारा यहाँ से जो बैरो रिसेप्टर है, कैरोटिड बैरो रिसेप्टर है, यहाँ से ब्रेन को सिग्नल जाता है किसके जरिए, नाइन्थ क्रेनियल नर्व के जरिए। नाइन्थ क्रेनियल नर्व के जरिए कार्डियक एक्सेलरेटरी एरिया पे जो है सिग्नल जाता है, और कार्डियक एक्सेलरेटरी एरिया क्या करता है कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करता है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होने की वजह से क्या होता है कि ये स्टिमुलेट करता है रेनिन के सिक्रीशन को थ्रू सेंटर। तो इस तरह से दो लोकल और एक सेंटर स्टिमुलेशन मिलता है हमारे रेनिन के सिक्रीशन के लिए। समझ में आया? जी सर। हाँ, यस सर, यस सर। फिर से भूल जाना। तो ये जो है ARBs और एस इनहिबिटर से भी पहले ही काम करता है। ये यहाँ पे हमारा जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस से जो है रेनिन को निकलने ही नहीं देता है, या फिर जो है ये कहिए कि पॉल्किंसन सेल को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से रेनिन नहीं निकल पाता है। तो जब रेनिन नहीं निकलेगा तो रेनिन क्या करेगा, रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन के साथ मिलता है तो एंजियोटेंसिन 1 बनाता है। फिर एंजियोटेंसिन 1 बनता है जो कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के साथ मिलेगा तो एंजियोटेंसिन 2 बनेगा। फिर ये एंजियोटेंसिन 2, तो जब रेनिन ही नहीं बना तो एंजियोटेंसिन 1 नहीं बनेगा। जब एंजियोटेंसिन 1 नहीं बना तो एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा। जब एंजियोटेंसिन 2 नहीं बना तो वैसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगा। ओके, इसीलिए ये उतना ही इफेक्टिव है ब्लड प्रेशर को डाउन करने में जितना एस और ARBs है या थियाजाइड डायरेटिक है। बट रूटीनली इसको कंबाइंड तौर पे एस या ARBs के साथ नहीं यूज करते हैं। उसके पीछे वजह ये होता है कि जब रेनिन बनेगा तभी तो एस और ARBs का रोल होगा। जब जो है रेनिन सिक्रीशन ही नहीं होगा तो एस और ARBs का क्या काम। इसलिए रूटीनली इसके साथ जो है कॉम्बिनेशन के तौर पे नहीं यूज करते हैं। इसके अलावा ये देखेंगे तो डायरिया कॉमनली काउज करता है। एलिस्केरिन जो है ये डायरिया कॉमनली काउज करता है, स्पेशली हाई डोज के अंदर, और कफ भी काउज कर सकता है, एंजियोएडेमा भी काउज कर सकता है। एंजियोएडेमा और कफ भी ये काउज करता है या कर सकता है। लेकिन अगर देखें तो कफ जो है ड्राई कफ ये लेस काउज करता है एस इनहिबिटर के बनिस्बत, लेस काउज करता है एस इनहिबिटर के बनिस्बत। ऐसा क्यों? क्योंकि एस इनहिबिटर का जो स्टिमुलेशन है वो कहाँ से, डायरेक्ट लंग्स पर से मिल रहा है। तो डायरेक्ट लंग्स पर से मिल रहा है
एस इनहिबिटर का, तो इसलिए ड्राई कफ काउज करता है वो इरिटेशन होने की वजह से, जबकि ये काउज करता है ड्राई कफ लेकिन कम काउज करता है। अब अगर हम आगे बात करें तो एलिस्केरिन जो है ये कंट्रा इंडिकेटेड है प्रेगनेंसी के अंदर। अब बात करेंगे हम बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स जो है ज्यादातर स्ट्रॉन्ग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स नहीं माना जाता है, ये माइल्ड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स माना जाता है। स्पेशली इसलिए स्टेज 1 में हाइपरटेंशन में यूज किया जाता है, या फिर इसको अकेले की जगह मोस्ट ऑफ द टाइम कॉम्बिनेशन थेरेपी में यूज कर सकते हैं। बीटा ब्लॉकर एक ऐसी ड्रग्स है जिसको हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ भी यूज कर सकते हैं, एआरबीज के साथ भी यूज कर सकते हैं, एस इनहिबिटर के साथ भी यूज कर सकते हैं, एंड डायूरेटिक के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो ये माइल्ड टू मॉडरेट एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट रखता है। वहीं अब 1 बाय 1 अगर हम ड्रग्स देखें तो बीटा ब्लॉकर में सबसे पहला क्या है, प्रोपानोलॉल। प्रोपानोलॉल अमूमन इसका एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स एक्शन तो बहुत कम है, ये मेनली इसके तौर पे यूज होता है, आपको इसको सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को कम करने के लिए, साथ ही एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एंजाइटी के तौर पे यूज होता है। इसलिए जो है ज्यादातर जो पल्पिटेशन वगैरह होते हैं, पल्पिटेशन में इसका रोल बहुत अच्छा है, रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया में रोल अच्छा है, या फिर जो है आपको सेवियर हाइपरटेंशन अगर रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया इंड्यूस्ड है तो वैसी सूरत में इसको यूज किया जाता है। सेकंड होता है मेटोप्रोनॉल और एटेनोलॉल। ये स्पेशली एंटी हाइपरटेंसिव एक्टिविटी रखता है, कार्डियो सेलेक्टिव ड्रग्स है, और कार्डियो सेलेक्टिव ड्रग होने की वजह से ये कार्डियो प्रोटेक्टिव भी है। सस्टेन रिलीज मेटोप्रोनॉल इफेक्टिव है हार्ट फेलियर की मोर्टेलिटी को रिड्यूस करने में, हार्ट फेलियर के मोर्टेलिटी को रिड्यूस करने में, या फिर हाइपरटेंशन इंड्यूस्ड हार्ट फेलियर जो होता है उसको भी कम करता है। एटेनोलॉल अमूमन इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है जितना मेटोप्रोनॉल है, यानी कार्डियो सेलेक्टिव नहीं है जितना मेटोप्रोनॉल है, लेकिन अगर किसी को मेटोप्रोनॉल कंट्राइंडिकेटेड बन रहा है तो वैसी सूरत में इसको यूज कर सकते हैं। वहीं मेटोप्रोनॉल जो है हाइपरटेंशन के कॉम्प्लिकेशन को में इंडिकेटेड होता है, लेकिन ये एटेनोलॉल जो है सीधे प्राइमरी या एसेंशियल हाइपरटेंशन में ही यूज करते हैं। अदर बीटा ब्लॉकर में देखें तो नाडालोल है, कायटोलॉल है, ये दोनों बीटा रिसेप्टर में नॉन सेलेक्टिव बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। इसके अलावा बीटा सोलोल है, बिसोपोलोल है, बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर है। वहीं पिंडोलॉल है एसीबिटोलॉल है, एंड पेनब्यूटोलॉल है। ये पार्शियल बीटा एगोनिस्ट है। तो इस तरह से कई सारे बीटा ब्लॉकर ड्रग्स है जिसका अलग अलग इफेक्ट है। वहीं अदर बीटा ब्लॉकर में ये जो है, यानी अभी हमने समझ लो कि जितना इस स्लाइड पे जितने सारे ड्रग्स मैंने बताए, चाहे वो नाडोलोल, कार्टिलोल या फिर जो है बीटाक्सोलोल, बिसोप्रोलोल या फिर पेनेडोलोल, एसेबुटोल, ये सब इतना कॉमनली यूज में नहीं है। कॉमनली यूज में क्या है, प्रोपानोलॉल, एटेनोलॉल, मेटोप्रोनॉल, लेबेटालोल, कार्बिडोल एंड नेबिविलोल। इसमें से भी देखें तो प्रोपानोलॉल है, प्रोपानोलॉल ये एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पे ना यूज होके
आपको एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेशन एंड रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया, पल्पिटेशन, इन सब केसेस में यूज होता है, चाहे वो हाइपरथायराइडिज्म की वजह से टैकिकार्डिया हो, यानी कि सीधे सीधे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को इनहिबिट करने के लिए। वहीं एटेनोलॉल, मेटोपोलॉल, लोबेटालोल, कार्बिडोल, नेविविलोल, ये सब जो है डायरेक्ट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के तौर पे यूज होता है। अच्छा वैसोडाइलेटिंग इफेक्ट रखता है, लेकिन आप ये कंपेरिजन करेंगे एस इनहिबिटर या एआरबीज या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की तरह इफेक्ट रखे, तो वैसा बात नहीं है, उससे बहुत कम इफेक्ट है। हाँ, एस इनहिबिटर की तरह कार्बिडोल और नेविविलोल और मेटोप्रोलोल का कार्डियो सेलेक्टिव ड्रग के तौर पे यूज किया जाता है। इसलिए कोई कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का केस है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर का केस है, पोस्ट एमआई, इन सब केसेस में या जो है आपको हाइपरटेंसिव कॉम्प्लिकेशन को ये करने के लिए तो कार्बिडोल या नेविडोल या मेटोप्रोलोल का यूज होता है। और रही बात नेक्स्ट है इस्मोलोल। इस्मोलोल ये भी जो है इस्मोलोल ये भी जो है इतना अच्छा जो है एंटी हाइपरटेंसिव नहीं है, लेकिन इंट्रा ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव हाइपरटेंशन में ज्यादातर यूज होता है, या फिर हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में इसका यूज होता है। इसके हाइपरटेंशन एसोसिएटेड विद द टैकिकार्डिया, इसका हमेशा ध्यान रखना है कि टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा कॉज करता है और सेवियर हार्ट फेलियर भी कॉज कर सकता है। अगर हम देखें तो ये इसका जो है समरी देखें तो समरी में पाएंगे कि एटेनोलॉल जो है आपको रीनल हाइपरटेंशन में, रीनल के जरिए ज्यादातर जो है ये बीटा ब्लॉकर रीनल के जरिए ये होता है, आपको एलिमिनेशन होता है सिर्फ और सिर्फ पिनेडोल और टेमेलॉल, ये हेपेटिक और रीनल दोनों होता है, जबकि प्रोपानोलॉल जो है ये इसका हेपेटिक ही होता है। और लोबेटालोल, मेटोप्रोलोल एंड लोबेटालोल, मेटोप्रोलोल, इस्मोलोल, ये 4 ड्रग ऐसे हैं जिसका हेपेटिक एलिमिनेशन होता है। ज्यादातर ये जो है मॉडरेट हाइपरटेंसिव इफेक्ट रखता है और मॉडरेट लिपिड सॉल्युबल होता है या लो लिपिड सॉल्युबल होता है। सिर्फ और सिर्फ इस्मोलोल जो है ये हाईली लिपिड सॉल्युबल होती है, हाईली एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट रखती है और ज्यादातर ये इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव हाइपरटेंशन में ही यूज किया जाता है। अगर देखें तो हाफ लाइफ इसका देखें तो 9 मिनट, 3 से 4 मिनट, 3 से 4 मिनट, 14 से 24, इस तरह से ये 9 मिनट है इसका सिर्फ, और ये 3 से 4 घंटे है। लोबेटालोल 3 से 4 घंटे, मेटोपोलोल 3 से 4 घंटे, पेनेडोलोल 3 से 4 घंटे, नेसिलोल 14 से 24 घंटे, सोटालोल 4 से 24 घंटे। वहीं अगर हम इसका देखें तो यहाँ पे कार्डियो सेलेक्टिव बीटा 1 को ब्लॉक करने वाला, तो इसमें देखेंगे कि आपको एटेनोलॉल, मेटोप्रोलोल, ये जो है आपको पॉसिबल साइड इफेक्ट कॉज क्या कहता है, ब्रोंकोस्पाज्म, हाइपोग्लाइसेमिया, कंडक्शन डिप्रेशन, हेडेक, इंसोम्निया, इस तरह से सब इसके स्पेशल प्रिकॉशन रखना है। इसमें सारा कुछ जिस तरह से वहाँ बताया था कि पोटेंसी कितनी है प्रोपानोलॉल, सारे के सारे का यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। डेली डोज कितना है प्रोपानोलॉल, 40 से 480 mg, सोटालोल 160 से 480 mg, टेमडोल 10 से 40 mg, पिंडोलॉल 10 से 30 mg, मेटोप्रोलोल 100 से 400 mg, इवन के 25 से 100 mg तक ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। एटेनोलॉल 25 से 100 mg, बिसोप्रोलोल 2.5 से 10 mg, एसेबिटोल 400 से 1200 mg,
एंड लोबेटालॉल 300 से 600 mg। तो ओवरऑल इसका ये है। प्लाज्मा हाफ लाइफ देखेंगे तो यहाँ इस साइड में दिया हुआ है सबका, इसको आप देख सकते हैं। अब आता है अल्फा ब्लॉकर या अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। तो अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर में जो सबसे कॉमन यूज में है वो आपको पैराजोसिन है। सबसे कॉमन यूज में है वो पैराजोसिन है। इसके अलावा और भी ये होते हैं अल्फा ब्लॉकर, जैसे टेराजोसिन एंड डॉक्साजोसिन। टेराजोसिन एंड डॉक्साजोसिन। पैराजोसिन प्रोटोटाइप अल्फा 1 एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है, और अल्फा ब्लॉकर जो है मेनली आर्टेरियल प्रेशर को रिड्यूस करता है बाय बोथ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस वेसल्स में। तो मेनली ये अल्फा ब्लॉकर क्या करता है कि आर्टेरियल ब्लॉकर डायलिटेशन करता है। जैसा कि आपने देखा कि एएस इनहिबिटर हो गया या एआरबीज हो गया, आर्टेरियल और वेनस दोनों डायलेट करता है, ये सिर्फ आर्टेरियल डायलिटेशन करता है। वही अदर भी अल्फा ब्लॉकर एजेंट होते हैं, जैसे फेनोटोलामाइन। फेनोटोलामाइन जो है रिवर्सिबल नॉन सेलेक्टिव अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट है। एंड फेनोटोलामाइन के साथ साथ फेनॉक्सीबेंजामाइन ये भी नॉन सेलेक्टिव इरिवर्सिबल अल्फा ब्लॉकर है और यूजफुल है किसमें? फियोक्रोमोसाइटोमा में। फियोक्रोमोसाइटोमा क्या होता है, कौन बताएगा? फियोक्रोमोसाइटोमा, फियोक्रोमोसाइटोमा, फियोक्रोमोसाइटोमा। हेलो हेलो, यस सर। क्या होता है फियोक्रोमोसाइटोमा? हाँ दे यार, नहीं पता है तो बताना। ये बेनाइन ट्यूमर होता है, एड्रिनल ग्लैंड का बेनाइन ट्यूमर होता है, जिसकी वजह से रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। अगर देखें तो पैराजोसिन जो है वो हमारा डोज जो है वो 1 mg से लेकर 10 mg तक हम दे सकते हैं। यूजुअली 2.5 और 5 mg देते हैं। यूजुअली 2.5 और 5 mg जैसे है 2 और 3 डिवाइडेड डोज में देते हैं। वहीं अगर टेराजोसिन को देखें तो टेराजोसिन जो है 1 mg बेड टाइम से स्टार्ट करते हैं और ये भी 2.5 या 5 mg और 10 mg तक देते हैं। 3 से 10 दिन के इंटरवल पे इसका डोज को बढ़ाते हैं। यूजुअल मेंटेनेंस डोज इसका जो है 5 से 10 mg होता है और अप टू 20 mg तक दे सकते हैं। वहीं डॉक्साजोसिन ये भी 1 mg बेड टाइम स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं, 2, 4 और 8 mg तक दे सकते हैं। यूजुअली 3 से 10 mg यूजुअली 3 से 10 दिन के इंटरवल पे डोज को बढ़ाते हैं। मेंटेनेंस डोज जो है इसका वो 2 से 8 mg है और अप टू 12 mg तक इसका यूज कर सकते हैं। फिर अल्फोजोसिन है और टेम्सोलिन है। तो टेम्सोलोसिन जो है अमूमन इसके लिए यूज नहीं होता, एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट के लिए यूज नहीं होता है, बल्कि बीपीएच और बू के लिए यूज होता है। बीपीएच एंड बू के लिए यूज होता है। बीपीएच और बू का फुल फॉर्म कौन बताएगा? बी डबल और बू और बीपीएच। हेलो हेलो हेलो, बीपीएच होता है ब्लड आउटफ्लो, ब्लड आउटलाइन ऑफ ये यस बेनाइन